एक ही वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण संधि प्रकरण है इसको समझेंगे। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। संधि सम प्लस दा प्लस की, यहां पर सम क्या है आपका उपसर्ग है, दा क्या है धातु है, की क्या है प्रत्यय है। मतलब जो संधि शब्द बना है ये सम उपसर्ग से, दा धातु से और की प्रत्यय से बना हुआ है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है संधि के अंदर कौन सी धातु है, दा धातु है, याद रखना है दोस्तों। कौन सा उपसर्ग है सम है, कौन सा प्रत्यय है की प्रत्यय है दोस्तों। आगे देखते हैं संधि की परिभाषाएं। दो परिभाषाएं हैं दोस्तों संधि की। पहली परिभाषा वर्ण संधानम संधि, वर्णों के मेल को या उनसे होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, वहां पर जब वो मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा और विकार को ही संधि कहते हैं। अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उसको संधि नहीं संयोग कहा जाता है मित्रों, यह भी आपको याद रखना है। दूसरी परिभाषा है मित्रों वो है पाणिनि के अनुसार। पाणिनि परिभाषा क्या है, प्रह सन्निकर्ष है संहिता, वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता यानी संधि कहते हैं। वर्णों की अत्यधिक निकटता को संहिता, संहिता को ही पाणिनि ने क्या कहा है संधि का है, तो संहिता को ही क्या कहते हैं मित्रों संधि कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं हम संधि के प्रकारों की। तो संधि दोस्तों संस्कृत के अंदर 3 प्रकार की होती है, जिस प्रकार हिंदी के अंदर हमने पढ़ा था अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस प्रकार हिंदी में हम संधि पढ़ते हैं उसी प्रकार संस्कृत में भी यह संधि 3 प्रकार की होती है। अब दोस्तों तीनों के बारे में हम एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अच संधि यानी स्वर संधि। दोस्तों स्वर संधि किसको कहा जाता है, यह चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। जहां पर स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर का स्वर से मेल हो, वहां पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। स्वरों के मध्य मेल होने से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। मतलब जहां पर स्वर का स्वर से, जहां पर स्वर का स्वर से मेल हो वहां पर स्वर संधि होगी दोस्तों। जैसे हम देख सकते हैं 1 + 1। मित्रों यहां पे देखिए क के अंदर क्या है, क प्लस ए, और यहां पे ए आ रहा है तो ए प्लस ए, ये दोनों क्या है आपके स्वर है, दोनों मिलेंगे ए बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये क्या है आपका स्वर संधि है दोस्तों। अब बात करते हैं हम संस्कृत में। तो संस्कृत के अंदर स्वर संधि के लगभग 8 भेद माने गए हैं दोस्तों। 8 भेद है, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। यण संधि, पहला जो हमारा स्वर संधि का भेद है वो है यण संधि। अब मित्रों यहां पे सूत्र लिखा हुआ है, क्या सूत्र को याद करना है? हाँ मित्रों सूत्र को याद करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जा सकता है कि जैसे ये दे दिया आपको इको यणची किस संधि का सूत्र है, तो सीधा पूछा जा सकता है। तो सूत्रों को आपको जरूर याद करना है। यण संधि का सूत्र क्या होता है, इको यणची दोस्तों। अब होता क्या है, बात हमने पहचान की थी कि सर आपने पहचान की बात की थी, तो पहचान भी बताएंगे, आप पहले देख ले। मित्रों यण संधि के अंदर ई उ री लरी, अगर इनके बाद आपको कोई असमान यानी ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, कोई सा भी दूसरा आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ऊ के बाद में भी ऊ नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकता है। री के बाद में री नहीं आना चाहिए और कुछ भी आ सकता है। लरी के बाद लरी को छोड़कर कुछ भी आए तो ई है दोस्तों ये तो ये में, ऊ है ये व में, री है जो रे में और लरी है ये ल में बदल जाएंगे। यही संधि है, बहुत ही सिंपल संधि है। ई ऊ री लरी के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ई ऊ री लरी ये व रे ले में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। यही यण संधि है। अब बात करते हैं इसके पहचान की, कि जो पहचान है यण संधि की वो क्या होती है। यण संधि में आपको बीच के अंदर आधा अक्षर है वो ये व से जुड़ा हुआ मिलेगा दोस्तों। आधा अक्षर ये और वह तो पूरा रहेगा, लेकिन इनसे पहले आधा अक्षर अगर आपको किसी भी शब्द के बीच में मिलता है तो वहां पर बिना सोचे बिना समझे कौन सी संधि कर देनी है मित्रों, यण संधि कर देनी है। जैसे यहां पे ये के साथ आता तय लगा हुआ है, वे के साथ आधा न लगा हुआ है,
ते के साथ आधा लय लगा हुआ है दोस्तों, तो ये चीजें याद रखनी है। ये और वह के साथ आपको आधा अक्षर मिलेगा। यहां पर देखिए प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम इका, यहां पे क्या आ रही है ई, यहां बाद में इसका मिलाप किससे हो रहा है एस से, तो ई प्लस ए क्या बन जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा। ई का क्या हो जाएगा यहां पे ये हो जाएगा, और देखिए दोस्तों यहां पे प्रत्येकम बन जाएगा। अब मित्रों यहां पे प्रत्येकम ई की मात्रा थी यहां पे ते के, वो किस में बदल गई है ये में बदल गई है, तो तय तो कैसा बचा है हमारा आधा तय बचा है ना, हलंत वाला तय, तो ये तय लग जाएगा। फिर ये आ जाएगा ये के एक की मात्रा लगेगी, तो ये बन जाएगा कम प्रत्येकम। अनु प्लस ए, ऊ के बाद में ए आ रहा है, तो ऊ किस में बदलेगा वह में, ऊ किस में बदलेगा वह में, ये बदल गया, आधा न बचा ये रहा, और ये अन्वय बन गया। मातृ प्लस आदेश, मातृ री के बाद में आ रहा है, तो जो री है वो किस में बदलेगी, री किस में बदलेगी दोस्तों रे के अंदर। यहां पे देखिए मात्रा देश। लरी प्लस आकार, लरी के बाद में आपको स्वर मिल रहा है, दूसरा स्वर है, तो लरी किस में बदल जाएगी लय में, और यहां पे देखिए लकार। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारी दूसरी संधि। दूसरी संधि है हमारी स्वर संधि की अयादी संधि। अयादी संधि का जो सूत्र है अचो अवाय, यह आपको सूत्र याद रखना है मित्रों, सीधा सूत्र पूछा जा सकता है, यहां पर आप पहचान भी नहीं पाओगे कि यह कौन सी संधि का सूत्र है। अब अयादी संधि में क्या होता है ये देखते हैं दोस्तों। अयादी संधि में ए आई ओ औ के बाद अगर कोई स्वर आए, ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर मिले, वापस देख लो, ए आई ओ औ के बाद अगर आपको कोई भी स्वर मिले, तो ए बदल जाएगा आई में, आई बदल जाएगा आई में, ओ औ में, और औ आपका आव में बदल जाएगा। ए आई ओ औ है जो आई आई औ आव में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों। वापस देखिए ए आई ओ औ के बाद स्वर आए, तो ए आई ओ औ आई आई औ आव में बदल जाते हैं। अब बात करते हैं पहचान की कि सर हम अयादी संधि को कैसे पहचाने। तो दोस्तों जो भी शब्द होता है उसको आप बोलते हैं। अगर आपको शब्दों में मध्य में आई आई औ आव की ध्वनि मिले, जैसे आपने बोला भविष्य, भविष्य आपको वहां पर मिल जाएगी ध्वनि दोस्तों, भविष्य किसकी मिल रही है औ की। तो इस प्रकार अगर आपको आई आई औ आव की बीच में ध्वनि मिले ना, वहां पर आपको कौन सी कर देनी है अयादी संधि। उदाहरणों में चलते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। पहला उदाहरण आपके सामने है, जे प्लस ए के बाद में क्या आ रहा है ए, यानी कि ए आई ओ औ के बाद में स्वर आना चाहिए, तो स्वर आ रहा है यहां पे, तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, क्या होगा ए आई ओ आव, यहां पे आई हो जाएगा जई, ये देखिए आई बन जाएगा, और जे इसमें जोड़ा जाएगा तो जई बन जाएगा। बो प्लस इससे, बो प्लस इससे ओ के बाद में क्या आ रहा है ई आ रही है मित्रों, ओ के बाद में ई, तो ये किस में बदल जाएगी औ में, और यहां पे देखिए भविष्य ई की मात्रा किसके साथ लगेगी वह के साथ लगेगी, तो यहां पे भविष्य बन गया। विनय प्लस अक, विनय आई के साथ, आई के साथ क्या आ रहा है ए, तो क्या बनेगा आई, और यहां पे देखिए आ तो मिल गया नाम में, और ये लिखा हुआ है विनायक। यहां पे देखिए दोस्तों नीचे है हमारी भो प्लस अना, भो प्लस अना, तो यहां पे औ के साथ ए आ रहा है, तो किस में बदलेगा आव में, और यहां पे देखिए ये जो आपका आ है ना, ये तो मिल गया भ में, और बाद में बचा क्या वह, तो वह आ गया, और ना बचा तो भावना। यह हो गई अयादी संधि। आगे चलते हैं गुण संधि की ओर। गुण संधि का सूत्र क्या है दोस्तों, आधे गुण है एदे गुण है दोस्तों, यह सूत्र आपको याद रखना है। यहां पे तो गुण लिखा हुआ है, तो आप देखते ही पहचान जाओगे मित्रों। यहां पे देखिए गुण संधि, ए आ के बाद में अगर आपको ई उ री लरी मिले, हमने पहले पढ़ा था ई उ री लरी, लेकिन यहां पर ए आ के बाद में अगर आपको क्या मिले ई उ री लरी मिले, तो मित्रों आपकी ई है ये तो ए में बदल जाएगी, उ आपका ओ में बदल जाएगा, री आपका अर में बदल जाएगा, लरी आपका अल में बदल जाएगा। वापस देखिए दोस्तों, ए आ के बाद में गुण संधि के अंदर ए आ के बाद में ई उ री लरी आता है,
तो ई उ री लरी ए ओ अर अल में बदल जाता है। अब बात करते हैं गुण संधि की पहचान की। गुण संधि की पहचान, शब्द के मध्य एक मात्रा मिलेगी आपको, शब्द के बीच के अंदर आपको एक मात्रा मिलेगी, ऊपर की ओर क्या मिलेगी, एक मात्रा। कभी ये दो मात्राएं नहीं मिलेगी, सिंगल मात्रा आपको गुण संधि में मिलती है। जैसे यहां पे देखिए, वे के देख लीजिए, गो के देख लीजिए, है के देख लीजिए, वह के देख लीजिए, एक एक मात्रा यहां पे मिल रही है मित्रों। तो देव प्लस इंदर क्या आ रहा है, एक के बाद में ई आ रहा है, तो ई किस में बदल जाएगा मित्रों, किसमें, ए में, और शब्द बन जाएगा देवेंद्र। गंगा प्लस उर्मी, आ के बाद में उ आ रहा है, आ के बाद में उ आ रहा है, तो उ किस में बदलेगा, ओ में, गंगोर्मी बन जाएगा। महाऋण, महा आ के बाद में री, तो री किस में बदलेगा, अर में, और महऋण। तवल्लिकार, तो ए के बाद में लरी, तो लरी किस में बदल जाएगा, अल में, और तवल्लकार बन जाएगा दोस्तों। तो शायद समझ में आ गई है गुण संधि, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आगे चलते हैं वृद्धि संधि की ओर। वृद्धि संधि क्या कहती है, सूत्र क्या है वृद्धि संधि का, वृद्धि रेची, सूत्र क्या है, वृद्धि रेची। अब देखिए दोस्तों, इसको पहचाने कैसे, ए आ के बाद में ए आई ओ औ या री आपको मिलता है, ए आ के बाद में ए आई ओ औ या री मिलता है, तो ए आई तो किस में बदल जाएगा, आई में, ओ औ में, और री आर में बदल जाएगी। यहां पे वर्दी हो रही है, वर्दी मतलब दो मात्राएं, एक तो ये छोटी वाली एक बड़ी वाली, तो बड़ी वाली आ रही है। यहां पर भी दो मात्राएं, बड़ी वाली आ रही है दोस्तों, तो क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। अब इसको पहचान कैसे करें, बात आती है पहचान की, कि वर्दी संधि की हम पहचान कैसे करें। शब्द के मध्य में दो मात्राएं मिलेगी आपको, हमने पहले देखा था गुण संधि में एक मात्रा मिल रही थी। अगर दो मात्राएं मिल रही है ना दोस्तों इस प्रकार, तो आपका क्या होगा, वहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। जैसे यहां पे के देख सकते हो, मोके देख सकते हो, खाके देख सकते हो, दीर्घ मात्रा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक प्लस एक के बाद में ए आ रहा है, एक के बाद में ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए, और एक बन गया। परम प्लस ओज, एक के बाद में ओ आ रहा है, एक के बाद में ओ आ रहा है, तो औ बन जाएगा परमौज। सुक प्लस रित, यहां पे एक के बाद में री आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, आर, सुकार्त। यहां पे देखिए आ और ये रहे आपका। तो वृद्धि संधि शायद आशा करता हूं समझ में आ गई। आगे चलते हैं, पांचवी संधि है दीर्घ संधि। बहुत सिंपल है, सूत्र देखिए, अक है, स्वर्ण है, दीर्घ है। अब दोस्तों सूत्र तो आपको याद करना है, यहां पे तो क्या करना है, नीचे देखिए, ए ई उ री लरी के बाद में ए ई उ री लरी आता है, मतलब एक के बाद में ए, ई के बाद में ई, उ के बाद में उ, री के बाद में री, लरी के बाद में लरी, तो क्या होता है, ए प्लस ए मिलेगा तो आ बन जाएगा, ई प्लस ई मिलेगा तो दीर्घ ई बन जाएगा, उ प्लस उ मिलेगा तो दीर्घ उ बन जाएगा, री प्लस री मिलेगा तो दीर्घ री बन जाएगा, लरी प्लस लरी मिलेगा तो लरी बन जाएगा दोस्तों। ए आ ई उ री लरी के बाद में ए ई उ री लरी आता है, तो आ ई उ री लरी बन जाता है दोस्तों। अब यहां पे इसकी पहचान क्या है, तो पहचान में चलते हैं, जहां पर शब्द में दीर्घ मात्रा दिखाई दे। देखिए यहां पे सब के अंदर आपको दीर्घ दिखाई दे रही है, मतलब बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ी मात्रा। अब बात कर लेंगे कि सर एक की कौन सी बड़ी मात्रा होती है, तो ए और आ में क्या होती है, दो मात्राएं, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी दीर्घ मात्रा हो जाएगी दोस्तों। अब उदाहरणों को देखिए मित्रों, कार्य प्लस आले, कार्य प्लस आले, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, कार्य ए मिल रहा है और बाद में आ, ए प्लस आ जब मिलेंगे तो किसका होगा, आ का, और बन जाएगा कार्यालय। हरि प्लस ईस, हरि यहां पे तो अश्व ई आ रही है, लेकिन यहां पे दीर्घी, जब दोनों ई मिलेगी तो दीर्घी होगी और शब्द बन जाएगा हरीश। बानु प्लस उदय, बानु के अंदर उ, आगे भी उ मिलेंगे तो दीर्घ उ बन जाएगा भानुदे। पितृ प्लस ऋणम, री के बाद में री के बाद में री, तो दीर्घ री बन जाएगी पितृणम। तो साहित्य का आपको सभी को यह संधि है जो दीर्घ संधि है वो समझ में आ गई है। आगे चलते हैं दोस्तों पररूप संधि की ओर। बहुत ही सिंपल है, पररूप और पूर्व रूप संधियां हैं, सेम संधियां, आपको याद क्या करनी है। पररूप में क्या होगा मित्रों, ए के बाद में ए ओ आएगा,
अब दोस्तों पहले ए आना चाहिए यहाँ पे, बाद में ए और ओ आना चाहिए। तो ऐसा होता है, तो सेम है जैसे के जैसे ही आपको लिखना है दोस्तों। जैसे ए है तो ए ही रहेगा, ओ है तो ओ ही रहेगा। ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए हो, बाद में ए ओ हो, तो यानी कि जो ए मिलेगा ना आपने, ये पहले वाला, इसके साथ हमेशा आपको उपसर्ग ही मिलेगा। यहां पर उपसर्ग ही मिलेगा और उपसर्ग के अंत में ए होगा, वहां पर ही पररूप संधि होगी दोस्तों। नीचे उदाहरणों से देखते हैं दोस्तों। उदाहरणों में देखिए यहां पे दोस्तों, उप प्लस एलियति, यहां पे प के अंदर क्या है मित्रों, ए है, आगे ए आ रहा है, तो ए के बाद में ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा, एक की मात्रा पेक पे लग जाएगी, उपेलियति बन जाएगा। प्र प्लस ओस्ति, यहां पे प्र उपसर्ग है, उपसर्ग के अंदर ए है और बाद में ओ आ रहा है, तो सेम आ जाएगा और ओ की मात्रा किसके लग जाएगी, प्र के लग जाएगी और यहां पे बन जाएगा प्रोस्ति दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे पररूप संधि के कुछ अपवाद है दो, जो देख लेते हैं। औ प्लस एति, सेम यही रूल काम कर रहा है। उप प्लस एदते, यहां पर भी दोनों उपसर्ग है, ए आ रहा है, आगे भी ए आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहां पे वृद्धि संधि होती है, अवेति उपदेते। यहां पे कौन सी संधि होती है दोस्तों, वृद्धि संधि होती है। तो इसका आपको याद रखना है, ये अपवाद है दोस्तों पररूप संधि के। आगे चलते हैं पूर्व रूप संधि। पररूप संधि में हमने क्या पढ़ा था कि ए है जो पहले आ रहा था हमारा, कहां पे आ रहा था, पहले, लेकिन यहां पे ए बाद में आ रहा है और पहले क्या आ रहा है, ए और ओ आ रहा है। तो यहां पे क्या होगा मित्रों, यहां पे अगर ए ओ के बाद में ए आता है तो ए है जो आपका अवग्रह में बदल जाएगा। यह चिन्ह किसका होता है मित्रों, अवग्रह का चिन्ह होता है। जैसे देखते हैं उदाहरणों के द्वारा इसको हम दोस्तों। उदाहरणों में चलिए दोस्तों, ते प्लस अपि, ए के बाद में ए आ रहा है ना मित्रों, तो जो आपका ए है ये किस में बदल जाएगा, अवग्रह के अंदर बदल गया है यहां पे देखिए, और ते और बाकी पी सेम रहेगा, ए अवग्रह में बदल जाएगा। विष्णु प्लस अत्रय, ओ के बाद में ए, तो ए अवग्रह में बदल जाएगा, विष्णु त्रय दोस्तों। यह है आपकी पूर्व रूप। आगे चलते हैं दोस्तों प्रकृति भाव संधि की ओर। प्रकृति भाव किसको कहते हैं, जहां पर संधि ना होना उसको ही प्रकृति भाव कहते हैं। संधि का न होना या संधि का अभाव ही प्रकृति भाव है दोस्तों। कैसे, यहां पे देखिए, हरि प्लस एतो, हरि प्लस एतो देखिए दोस्तों, तो हरि प्लस एतो, हरि एतो, यहां पे कोई संधि नहीं हो रही है, संयोग हो रहा है दोस्तों। विष्णु प्लस इति, विष्णु इति, तो यहां पर जो हो रहा है ये क्या है, आपका प्रकृति भाव संधि है दोस्तों। अब आगे चलते हैं संधि के दूसरे प्रकार में, हल संधि, जिसको हम व्यंजन संधि के नाम से भी जानते हैं। व्यंजन संधि में होता क्या है, व्यंजन का मिलाप होता है स्वर या व्यंजन से। इतनी देर हम स्वर संधि पढ़ रहे थे तो वहां पर स्वर का स्वर से मिलाप हो रहा था, यहां पे व्यंजन का मिलाप होगा। व्यंजन का मिलाप स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन से भी हो सकता है। अब चलते हैं व्यंजन के प्रकारों की ओर। पहला व्यंजन की जो पहला भेद है वो है शचुत्व संधि। शचुत्व संधि, इस्तो शचुना शचु, इस्तो शचुना शचु, बहुत सिंपल है, याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना है, ये देखिए दोस्तों, स और त वर्ग, त थ द द न के बाद में अगर श और च वर्ग आता है, स और त वर्ग के बाद में स और च वर्ग आता है, तो जो स और त वर्ग है ना आपका, ये स और च वर्ग में बदल जाएगा। वापस समझिए, स और त वर्ग के बाद स और च वर्ग आता है, तो जो स और त वर्ग है ना आपका, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा स और च वर्ग के अंदर। यही संधि है शचुत्व संधि। अब उदाहरणों में देखते हैं कैसे होता है ये। यहां पे देखिए पहला उदाहरण, कस प्लस चित्त, यहां पे स आ रहा है, बाद में च आ रहा है, तो स किस में बदल जाएगा, स में, कश्चित। उद प्लस जीवन, यहां पे त थ द यानी त वर्ग आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, च वर्ग आ रहा है, ज आ रहा है, तो द किस में बदल जाएगा मित्रों, इसके अंदर। और यहां पे ज है तो ज के अनुसार ही प्रयुक्त होगा। अगर जो यहां पे वर्ण लगा हुआ है ना, इसी के अनुसार ये भी उसी वर्ण में बदलेगा। यहां पे देखिए उज्जीवनम बन गया दोस्तों। किरियत प्लस चीरम, त वर्ग आ रहा है, बाद में च वर्ग आ रहा है, तो त किस में बदल जाएगा, च में, किरियत चीरम बन गया दोस्तों। तपश्चर्या, स के बाद में च वर्ग, तो स किस में बदल जाएगा आपका, स में, तो तपश्चर्या दोस्तों। आ गया सभी को समझ में दोस्तों।
आगे चलते हैं इष्टुत्व संधि की ओर। इष्टुत्व संधि बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए इष्टुत्व संधि के अंदर सूत्र क्या होता है, इष्टु ना इष्टु, इष्टु ना इष्टु। इसमें क्या है दोस्तों, जिस प्रकार वहां पर हम देख रहे थे पूर्व संधि के अंदर कि स और तैवरक के बाद में वहां पे आ रहा था स और चैवरक, यहां पे आएगा स और टैवरक दोस्तों। तो स और तैवरक के बाद में श और टैवरक आता है तो आपका स और तैवरक है ये किस में बदल जाएगा, स और टैवरक में बदल जाएगा दोस्तों। अब उदाहरणों से समझते हैं इसको कैसे होता है दोस्तों। तो पहला उदाहरण आपके सामने है, उद प्लस डिन। द आ रहा है तो द किसका है, तय का ही है, तैवरक का ही है। आगे क्या आ रहा है, डिन, डी, तो ड किसका आ रहा है, ये टैवरक का आ रहा है। तो द किस में बदल जाएगा, टैवरक के अनुसार बदलेगा, तो ड में बदल जाएगा उड्डीन। रास प्लस त्रिम, रास प्लस त्रिम इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये मित्रों इस बार के लिए। रास प्लस त्रिम के लिए देखिए मित्रों, यहां पर देखिए से के बाद में त आ रहा है, त्रिम के अंदर क्या है, त है, तो से के बाद में क्या आ रहा है, त आ रहा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पे दोस्तों यहां पे देखिए स है ना यहां पे मित्रों, तो यहां पे स आ गया है और यहां पे त आ रहा है तो यहां पे त है, उल्टा मिलाप हो रहा है यहां पे मित्रों। तो जो आपका रास है ये त है ना, ये किस में बदल जाएगा, त बदल जाएगा टैवरक में। यहां पे देखिए राष्ट्रम बन जाता है। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, त के बाद में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, तो त किस में बदल जाएगा, ट में, तट्टिका। कृष प्लस न, कृष स के बाद में न आ रहा है, से के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है। तो दोस्तों न तो हो गया आपके तैवरक का, श हो गया इसका, दोनों का मिलाप होगा, शब्द बनेगा कृष्ण। यहां पे मित्रों आपको ध्यान रखना है, जो न है ये किस में बदल गया है, हण के अंदर। ये चीज इंपॉर्टेंट है मित्रों। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट हमारी संधि है जसत्व संधि। सूत्र क्या होता है इसका, जलाम जसो अंते। सूत्र क्या होता है, जलाम जसो अंते। सिंपल है, एक बार समझोगे आ जाएगी ये। तो देखिए अगर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा ये तो वर्ण आए और साथ में स हो, उसके बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, स्वर आए या ये व र ल आए, तो जो आपके ये है ना, ये सभी के सभी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। वापस देखिए मित्रों, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण स आता है और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण स्वर, कोई सा भी स्वर आ सकता है, ये व र ल है आए, तो जो आपके पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण स है ये वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। पहला उदाहरण, सट प्लस आनन। ट के बाद में ए आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो ट किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में। ट का तीसरा होता है ड, सडानन बन गया दोस्तों। आगे चलती है दोस्तों, आगे देखिए दिक प्लस अम्बरम। के बाद में ए आ रहा है तो क ग में बदल जाएगा, दिगंबर बन गया दोस्तों। दिक प्लस गज, यहां पे देखिए दोस्तों के बाद में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के बाद में पहला दूसरा तीसरा वर्ण आना चाहिए, यहां पे तीसरा वर्ण आ रहा है मित्रों गज में, तो क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। अच प्लस अंत, च के बाद में ए आ रहा है तो च किस में बदल जाएगा, ज में, अजंत। आगे जसत्व संधि सभी को समझ में दोस्तों। अब दोस्तों इसी का एक और, सॉरी जसत्व संधि इसी का एक और है, जो और देखिए दोस्तों, जलाम जसह जसी। इसके अंदर क्या कहता है, अगर चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण आता है, चौथे वर्ण के बाद में चौथा वर्ण अगर आता है तो पहले वाला जो चौथा वर्ण है ना, ये तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, कोई सा भी हो सकता है, जैसे ग भी हो सकता है, ज भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है, ध भी हो सकता है और भ भी हो सकता है। तो चौथे वर्ण के बाद में अगर चौथा वर्ण आता है तो पहले वाला चौथा वर्ण है ना, ये तीसरे में बदल जाता है। उदाहरण में देखिए लब प्लस द, ये चौथा वर्ण है और ये भी चौथा वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, तीसरे में, तीसरा बनेगा इसका ब और शब्द बन जाएगा लब्ध। युद्ध प्लस धम, यहां पे द और द दोनों चौथे वर्ण है दोस्तों, तो ये तीसरे में बन जाएगा और शब्द बन जाएगा युद्धम दोस्तों। तो शायद ये समझ में आ गई है। आगे चलते चतुर्व संधि की ओर। चतुर्व संधि का सूत्र क्या होता है मित्रों, खरीच है, और एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है
खरी चय की संधि का सूत्र है दोस्तों। होती क्या है चतुर्वय संधि? पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण और साथ में पहला दूसरा वर्ण और स आता है। पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के बाद पहला दूसरा वर्ण और स आता है, तो ये आपके जो पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है ना, ये अपने प्रथम वर्ण में बदल जाएंगे दोस्तों। यही चतुर्वय संधि है। चलते हैं दोस्तों उदाहरणों की ओर। देखिए उदाहरण यहां पे सद प्लस कार, ये कौन सा है? तीसरा है। ये कौन सा है? पहला है। मतलब तीसरे वर्ण के बाद पहला वर्ण आ रहा है, तो आपका जो तीसरा वर्ण है ना, ये किस में बदल जाएगा? पहले वर्ण में। तो द है, द का पहला जो पहला वर्ण होगा वो क्या होगा? तय होगा। तो ये बन जाएगा सत्कार। विपद प्लस काल, द के बाद में क्या आ रहा है? सेम ही उदाहरण बन रहा है, तो द तय में बदल जाएगा विपद काल। उद प्लस तृण, उद प्लस तृण, द के बाद में तय आ रहा है। आ रहा तो पहला ही वर्ण है ना, पहला या दूसरा वर्ण ही मिलना चाहिए आपको। यहां पे तीसरा वर्ण आ रहा है, तो तीसरा वर्ण आपका पहले वर्ण में बदलेगा और पहला हो जाएगा तय, उत्तीर्ण दोस्तों। यह है चतुर्वय संधि। आगे चलते हैं लत्व संधि की ओर। बहुत सिंपल संधि है लत्व संधि, देखते ही पहचानने वाली संधि है। बीच के अंदर आपको डबल ल मिलेंगे लत्व संधि में दोस्तों। देखिए इसका सूत्र होता है तोरली। इसका मिलाप होता है तय वर्ग के बाद में अगर ल आए, तय वर्ग के बाद में, तय वर्ग के बाद में अगर ल मिलता है, तो तय वर्ग आपका कोई सा भी तय वर्ग के जो पांचों वर्ण है वो ल के अंदर बदल जाएंगे दोस्तों। यही लत्व संधि है। उदाहरणों से समझते हैं इसको। जैसे देखिए यहां पे महत प्लस लाभ है, तय के बाद में ल आ रहा है, तय के बाद में ल आ रहा है, तो तय किस में बदल जाएगा? ल में, मल्ला बन गया। तद प्लस लीन, तय वर्ग का द आ रहा है और बाद में ल आ रहा है, तो ये भी ल में बदल गया और बन गया तल्लीन। आ गया लत्व संधि सभी को समझ में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अनुनासिक संधि की ओर। अनुनासिक संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों, ध्यान देना। यरो अनुनासी के अनुनासिको वहा, यह है इसका सूत्र। यरो अनुनासी के अनुनासिको वहा, अनुनासिक संधि का सूत्र है दोस्तों। अब अनुनासिक संधि में मिलाप कैसे होता है देखिए। कै चे टे ते पे वर्ग, यानी पांचों के पांचों वर्ग, 25 वर्ण हो गए। 25 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण हो और उसके बाद उसका मिलाप किससे हो? वर्ग का पांचवां वर्ण, जो वर्ग के पांचवां वर्ण है हड़े ये हणे न में से उनका मिलाप हो, तो क्या होगा दोस्तों? क हड़े में, च हिय में, ट हणे में, त न में और प में बदल जाएगा दोस्तों। जो आपका ये वर्ण है ना, जो क वर्ण है हड़े में, च वर्ण है हिय में, ट वर्ण है हणे में और त वर्ग है न में और प वर्ग है वो में बदल जाएगा। याद रखना है पांचों वर्णों के बाद में अगर उनका मिलाप किससे हो रहा हो? वर्ग के पांचवें वर्ण से हो रहा हो, तो पांचों के पांचों वर्ण अपने पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे दोस्तों। उदाहरणों से समझते हैं इसको दोस्तों। यहां पर देखिए पद प्लस नग, द के बाद में न, यानी कि कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है दोस्तों? द के बाद में न आ रहा है, तो द का अंतिम पांचवां वर्ण कौन सा होगा? न होगा, पनंग बन गया दोस्तों। यहां पे देखिए वाक प्लस नियम, के बाद में क्या आ रहा है? न, पांचवां है, तो क किस में बदल जाएगा? अपने पंचम में, वाग नियम। सट मासा, टे के बाद में मैं आ रहा है, पंचम वर्ण आ रहा है टे के बाद में, तो टे अपने पंचम वर्ण में क्षण मासा में बदल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट हमारी संधि है अनुस्वार संधि। बहुत सिंपल है, मोहनुस्वार है, यह है इसका सूत्र दोस्तों। अब अनुस्वार संधि में होता क्या है? मैं के बाद में अगर कोई भी व्यंजन हो, मैं के बाद में अगर कोई भी व्यंजन हो, तो मैं है आपका वो अनुस्वार में बदल जाएगा। मैं के बाद कोई व्यंजन हो तो मैं आपका अनुस्वार में बदल जाता है और यही अनुस्वार संधि होती है दोस्तों। देखिए यहां पे देखिए हरिम प्लस वंदे, ये व्यंजन आ रहा है, यहां पे मैं आ रहा है, तो मैं के बाद में व्यंजन, तो मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में, हरिम वंदे। ये देखिए यहां पे अनुस्वार लगा हुआ। पापम शांतम, पापम मैं के बाद में स, मैं के बाद में व्यंजन आ रहा है, तो आपका मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। और यहां पे देखिए पापम शांतम, ये अनुस्वार लगा हुआ, तो ये है हमारी अनुस्वार संधि दोस्तों।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट संधि है हमारी अनुस्वार पर स्वर्ण संधि। अनुस्वार पर स्वर्ण संधि दोस्तों, अनुस्वार से यही पर स्वर्ण है, यह है अनुस्वार संधि का सूत्र। इसमें होता क्या है देखिए मित्रों, होता क्या है यहां पे देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है दोस्तों ये। यहां पर देखिए अनुस्वार के बाद में, अनुस्वार के बाद में अगर ये प्रत्याहार, ये प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, सभी। अगर आप उसमें जो व्यंजन है उनको छोड़ दें तो बाकी जो भी व्यंजन है ना हमारे मित्रों, 29 व्यंजन, वो ये प्रत्याहार के अंदर आते हैं। तो उसमें व्यंजनों को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन आए अगर आपके अनुस्वार के बाद में, तो आपका जो अनुस्वार है ना मित्रों, वो जो आपको यहां पर प्रत्याहार होगा ना, इसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा। किसमें? इसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा मित्रों। देखिए उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिए। स के साथ ऊपर लगा हुआ है आपके अनुस्वार, आगे आ रहा है जय। अब यहां पे देखिए दोस्तों, अनुस्वार के बाद में आपके आ रहा है जय, मतलब ये प्रत्याहार, यानी उसमें व्यंजनों को छोड़कर है ये व्यंजन। तो आपका जो अनुस्वार है वो जय के अनुसार बदलेगा। तो जय का पंचम वर्ण कौन सा होता है? ये संजय बन गया दोस्तों। कुं प्लस ठीत है, यहां पर भी आपको ऊपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है और ठीक है, ठी आ रहा है। ठीक है आपका मित्रों व्यंजन है, यही है प्रत्याहार का व्यंजन वर्ण है दोस्तों। तो ये व्यंजन आपके ठे के अनुसार बदलेगा और ठे का पंचम वर्ण होता है ण, तो कुंठित बन जाएगा दोस्तों। समझ में आ गई सभी को दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट हमारी संधि है छत्व संधि। बहुत सिंपल संधि है, समझते ही आ जाएगी। ससो छष्ठी, यह आपको सूत्र याद रखना है। अब देखते हैं छत्व संधि कैसे बनती है। पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, पहला दूसरा क च ट त प वर्ग है, उनके पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में अगर स आता है, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में अगर स आता है तो आपका जो वर्ण है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, ये तो किस में बदल जाएंगे मित्रों? ये तो च वर्ग में बदल जाएंगे और स है आपका ये 6 में बदल जाएगा, ये 6 वर्ग में और ये 6 वर्ग में। अब देखिए उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सत्य प्लस शास्त्रम, तय के बाद में स आ रहा है तो तय तो बदल जाएगा आपका 6 में, स बदल जाएगा आपका 6 में। सच्छात्रम, उत प्लस राय, उत प्लस स आ रहा है ना मित्रों, तो तय तो बदल जाएगा 6 में, स बदल जाएगा 6 में, उच्छ्राय बन जाएगा। दावन सस्क है, न आ रहा है, न के बाद में स आ रहा है, न किस में बदलेगा? 6 में, स किस में बदलेगा? 6 में, तो बन जाएगा दाउच्छक है दोस्तों, दाउच्छक है। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट संधि की ओर। नेक्स्ट संधि हमारी तुगागम संधि। तुगागम संधि बहुत सिंपल संधि है दोस्तों। देखिए हर्स्व स्वर, स्वर होना चाहिए, दीर्घ नहीं होना चाहिए, हर्स्व स्वर होना चाहिए और उसके साथ क्या आए, अगर उसका मिलाप 6 से हो तो इन दोनों के बीच में आगम होगा तय का, और जब संधि होगी तो तय बदल जाएगा चय के अंदर दोस्तों। तो तय का आगम लेकिन बदलेगा किसमें? ये तय चय के अंदर बदलेगा। हर्स्व स्वर के बाद में 6 आता है तो आगम होता है तय का और तय संधि होने पर चय में बदल जाता है। परी प्लस छेद, परी यहाँ पे ई आ रही है आपकी जो हर्स्व है, बाद में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो आगम किसका होगा? तय का होगा, लेकिन तय बदल जाता है 6 में और बन जाएगा परिच्छेद। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है दोस्तों हमारा 1 प्लस छत्रम, के अंदर क्या है? ए है, एक के बाद में 6 आ रहा है, आगम होगा तय का, लेकिन तय किस में बदलेगा? चय के अंदर, एक छत्रम बन जाएगा दोस्तों। यह है तुकागम, यानी आगम हो रहा है यहां पे दोस्तों। आगे चलते हैं व्यंजन संधि की अंतिम संधि की ओर। अंतिम संधि है पूर्व स्वर्ण संधि। यह क्या कहती है दोस्तों? पूर्व स्वर्ण संधि कहती है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण है, इसके बाद अगर है आए, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद में अगर है आता है तो ये तो बदल जाएंगे अपने तीसरे वर्ण में और है बदल जाएगा चौथे वर्ण में। चौथा वर्ण किसका आएगा? जो पहले व्यंजन है ना दोस्तों, उसी का चौथा वर्ण आएगा। यहां पे देखिए वाक प्लस हरि, वाक पहला वर्ण बाद में है आ रहा है तो ये तो किस में बदलेगा? ग के अंदर बदलेगा, और है किस में बदलेगा? इसके ही चौथे में, तो ग में, वागगरी।
अच प्लस इनम, च के बाद में ए आ रहा है तो च तो बदल जाएगा जय में और है बदल जाएगा जय में, अजीनम बन गया दोस्तों। और यहां पर वाघरी और अजीनम भी होता है दोस्तों इनका। यह हो गई हमारी व्यंजन संधि। अब आगे चलते हैं दोस्तों विसर्ग संधि की ओर। विसर्ग संधि को समझने का प्रयास करते हैं। विसर्ग संधि में दोस्तों, विसर्ग संधि का व्यंजन या स्वरू से विसर्ग का जो हमारी विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग का व्यंजन या स्वर से क्या होता है, मिलाप होता है दोस्तों। तो चलते हैं विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में पहली संधि है हमारी, वो है शत्व संधि। शत्व संधि को हम 6 नियमों से यहां पर समझने वाले हैं। पहला नियम आपकी स्क्रीन पे ए नियम दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद में च या छ आए तो स हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो स हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद में त या थ आए तो स हो जाए। मतलब क्या अंश है, क वर्ग को छोड़ दो, बाकी च ट त, च ट त, 3 वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आ रहे हैं तो स तीनों स लाइन से हो रहे हैं। यहां पर भी तीनों जो आपके वर्ग आ रहे हैं लाइन से आ रहे हैं दोस्तों, ये याद रखना है। अब ये स होगा किसका, तो ये विसर्ग का बनेगा दोस्तों। स किसका बनेगा, विसर्ग का स बनेगा। गुरु प्लस च, गुरु यहां पे क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, बाद में च आ रहा है तो विसर्ग बदल जाएगा स में गुरुश्च। नाव प्लस तरंती, विसर्ग के बाद में त तो दोस्तों विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में, नावस्तरंती। यह है सत्व संधि का पहला। दूसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, अगर विसर्ग के बाद में स आता है, अगर विसर्ग के बाद में स आता है, या तो विसर्ग या स लिखना है। विसर्ग के बाद में अगर आपको तीनों से मिलते हैं तो आप से भी लगा सकते हो या विसर्ग भी लिख सकते हो। देखें दुहु प्लस सासम, यहां पे दोस्तों आप विसर्ग की जगह विसर्ग भी लिख सकते हो, और अगर विसर्ग नहीं लिखना चाहते हैं तो जो यहां पे से आया ना, इसका ही आधा से यहां पर लिखना है, दूसरा से है। आ गया समझ में बी नियम। अब चलते हैं सी नियम की ओर। सी नियम क्या है दोस्तों, क वर्ग के विसर्ग के बाद में क ख प फ, विसर्ग के बाद में क ख प फ आता है तो विसर्ग या तो विसर्ग रहेगा या उपधमानियम बन जाएगा। कैसे दोस्तों, क प्लस करोती, क के बाद में क ख प फ आना चाहिए विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग के बाद में क आ रहा है तो क्या होगा, या तो उपधमानियम यानी क करोती बन जाएगा, या विसर्ग का विसर्ग क करोती ही रहेगा। गुरु प्लस पाठयति, यहां पे विसर्ग है दोस्तों, विसर्ग हट गया, तो गुरु प्लस पाठयति, यहां पे विसर्ग के बाद में पा आ रहा है, विसर्ग के बाद में प आ रहा है तो या तो उपधमानियन बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, आपका विसर्ग हट जाएगा और सेम शब्द लिखा जाएगा। बाकी अगर आप विसर्ग का प्रयोग करते हो तो गुरु पाठयति भी इसका बन सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों डी नियम की ओर। डी नियम क्या कहता है दोस्तों, दू नी आवी बही, ये कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, दू नी आवी बही के बाद अगर आपको क ख प फ मिलता है, दू नी आवी बही के बाद में क ख प फ मिलता है, तो आपका जो विसर्ग हो ना उसके स्थान पर स हो जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए नी आ रहा है ये नीरा, आगे आ रहा है प, पाप यानी प आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में निष्पाप। दू आ रहा है ये रा दू, दू प्लस कार्यम क आ रहा है तो विसर्ग बदल जाएगा स में और दुष्कार्यम बन जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। नेक्स्ट नियम है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट नियम है कि अगर विसर्ग के बाद में पास कल्प क काम्य ये चीजें मिलती है ना अगर आपको, तो क्या होगा, जो विसर्ग है ना वो आपका किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। और ये ई नियम है, ई का ही एप नियम है दोस्तों। विसर्ग के बाद में क और क हमने यहाँ पे देख लिया है तो विसर्ग की जगह स हो जाता है। तो पांचवां और छठवां नियम एक साथ समझ लें। यहां पर देखिए दोस्तों, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, पास कल्प क और काम्य, तो विसर्ग किस में बदल रहा है, स में बदल रहा है। देखिए यशः प्लस पासम, विसर्ग के बाद में प आ रहा है तो विसर्ग बदल जाएगा स में, और यहां पे देखिए यशस पासम। मनः प्लस क, मनः प्लस क यानी कि विसर्ग के बाद में, यहां पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क आ रहा है तो विसर्ग बदल जाएगा स में, मनस्क। यही हमारा एप नियम है दोस्तों। जैसे हम नमस्कार को नमः प्लस कार है, यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे पहले विसर्ग आ रहा है तो विसर्ग बदल जाएगा आपका स में, नमस्कार है बन गया दोस्तों।
अब आगे चलते हैं विसर्ग संधि की दूसरी संधि में उत्व संधि की ओर। उत्व संधि क्या कहती है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। उत्व संधि का पहला भाग है जिसके अंदर देखिए, अगर स और स भी हो सकता है और ए के साथ विसर्ग भी हो सकता है, उनका मिलाप ऐसे हो तो क्या होगा दोस्तों, जो आपका विसर्ग है, जो आपका स है, ये तो किस में बदल जाएंगे, ओ में, और ए है ये बन जाएगा आपका अवगर है दोस्तों। जैसे देखिए क प्लस अपी, क के बाद में यानी कि एक के बाद में विसर्ग है, बाद में ए आ रहा है, तो ये विसर्ग तो बन जाएगा ओ की मात्रा में, ए बन जाएगा आपका अवगरे में, और पी का पी कोपी बन गया। सिवस प्लस अचरिये, स आ रहा है मित्रों यहाँ पे, तो से तो किस में बदल जाएगा, से के बाद में ए आ रहा है तो से तो बदल जाएगा आपका ओ में, ए बदल जाएगा अवग्रह में, सिवोस चरिये दोस्तों बन गया दोस्तों उत्व संधि का पहला। अब दोस्तों यहां पर नोट लगाकर कुछ लिखा गया, जिस चीज को भी आप नोट कीजिएगा। प्रातः है, पुनः है, अंत है, स्व है, ये जो अव्यय है ना, इनमें उत्व संधि नहीं होती है। जैसे पुनः प्लस अवलोकन, न के बाद में यहां पे क्या आ रहा है, अवलोकन, यानी एक के बाद में विसर्ग है और बाद में ए आ रहा है, लेकिन यहां पर दोस्तों आप देखिए रे का आगम होगा, पुनरावलोकन, विसर्ग की जगह क्या होगा, रे का आगम होगा, जो हम आगे नियम में पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्रातः, पुनः, अंतः, स्व, इन अवयवों के साथ उत्व संधि नहीं होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों उसके उत्व संधि के दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या कहता है कि ए विसर्ग और स वही चीज है जो पहले हमने पहले नियम में पढ़ी है, उसके साथ अगर तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये वे रे ले वर्ण आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये वे रे ले है, ये अगर वर्ण वहां पर आते हैं तो जो आपका विसर्ग है उसके स्थान पर ओ हो जाएगा, विसर्ग हो या स हो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा दोस्तों। देखिए मन है प्लस भावना, ए के बाद में विसर्ग लगा हुआ है, आगे क्या आ रहा है, भावना, ब चौथा वर्ण है दोस्तों, तो चौथा वर्ण यहां पे दिया हुआ है हमें, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का ओ, मनो, ओ भावना। यशस प्लस वर्धनम, से के बाद में वह आ रहा है, यहां पे वह हमारे दिया हुआ है, तो से किस में बदल जाएगा हमारा, ओ में, यशो वर्धनम। यह है उत्व संधि का दूसरा नियम। अब चलते हैं तीसरी संधि की ओर, विसर्ग संधि। तीसरी संधि है हमारी ऋत्व संधि। ऋत्व संधि क्या कहती है दोस्तों, ए आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर अगर आता है और उसके साथ क्या लगा हो, विसर्ग लगा हो या फिर स हो, सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये वे रे ले हो, तो आपका जो विसर्ग और स है ये किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा मित्रों। किस में बदल जाएगा, रे में भी बदल जाएगा। समझिए इसको, गुरु प्लस ब्रह्मा, यहां पे देखिए गुरु, रू यहां पे उ आ रहा है, उ के बाद में विसर्ग यानी ए आ को छोड़कर आ रहा है मित्रों, यहां पे उ के बाद में विसर्ग आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, ब आ रहा है। ब कौन सा है, तीसरा वर्ण है, तो आपका विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में। गुरुर ब्रह्मा, यहां पे देखिए यह लगा हुआ गुरुर ब्रह्मा। गुरु प्लस विष्णु, गुरु प्लस विष्णु, सेम शब्द बन रहा है, वही आ रहा है, यहां पे वह आ रहा है तो ये रहा वह है, विष्णु में वह आ रहा है तो ये रहा वह है, गुरुर विष्णु। ये है हमारी ऋत्व संधि। ऋत्व संधि में रे का विसर्ग और स की जगह क्या होगा, रे लग जाएगा। आगे चलते हैं यलोप संधि के अंदर। यलोप संधि, नाम ये हटाओ, लोप हो रहा है, किसका लोप होगा वो देखेंगे। आ के बाद में अगर विसर्ग हो और बाद में उसका मिलाप हो पहले दूसरे वर्ण से, से को छोड़कर कोई सा, पहला दूसरा और से को छोड़कर कोई भी वर्ण हो, पहला दूसरा वर्ण नहीं होना चाहिए, और से तीनों से नहीं होने चाहिए, इनको छोड़कर कोई सा भी वर्ण आता है तो वहां पर आपके जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसका ये एक और है दोस्तों, ए प्लस ए को छोड़कर स्वर, एक के बाद में विसर्ग है और एक को छोड़कर कोई सा भी स्वर आता है तो भी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यहां पे देखिए अतः प्लस एव, तय यानी एक के बाद में विसर्ग है, वापस क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो यहां पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, और शब्द बन जाएगा अतएव। छात्रा प्लस वदंती, छात्रा प्लस वदंती यानी कि वह यहां पे जो आ रहा है आपका आ के बाद में तो विसर्ग है और जो वह आ रहा है ये पहले दूसरे और से को छोड़कर आ रहा है वर्ण, तो छात्रा वदंती बन जाएगा सेम और विसर्ग का लोप हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं पांचवी संधि में।
पांचवी संधि है हमारी रलोप संधि। रलोप संधि क्या कहती है दोस्तों? रलोप संधि स र विसर्ग के बाद में अगर र आता है, स र विसर्ग के बाद में अगर र आता है तो स र विसर्ग का लोप हो जाता है दोस्तों। पूर्व में ए ई उ का दीर्घ हो जाता है। जो पूर्व में, इनसे पूर्व जो कुछ होगा उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। अगर ए है तो आ, ई है तो दीर्घ ई, उ है तो दीर्घ उ बन जाएगा दोस्तों। जैसे अंतर प्लस राष्ट्रीय, यहां पे देखिए दोस्तों र आ रहा है, यहां पे र है, आगे र आ रहा है, यहां पे र है, तो यहां पे जो आपका र है इसका तो क्या हो गया दोस्तों? लोप हो गया। और जो त है ये बन जाएगा आपका दीर्घ अंतरराष्ट्रीय। पुनर प्लस रम्य, यहां पे र आ रहा है ना मित्रों, यहां पर भी र आ रहा है तो इस र का तो लोप हो गया। न है इसका आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ, तो पुनरम्य, ये रलोप संधि है दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने संधि पढ़ी। एक बार कमेंट करके बता दो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी।